हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं प्रतिभा आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूं अपने ही परिवार एम सिलेक्शन में। और आज हम लोग क्या बात करेंगे, यहाँ पर अपनी ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। और इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूँगी कि प्लीज़ जो भी आपके आसपास आपके जो भी दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, जो भी यूजीसी नेट की ज्योग्राफी की तैयारी कर रहे हैं पेपर 2 की, तो प्लीज़ उनको ये चैनल शेयर कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे इन उनको इसका लाभ मिल सके, है ना। बाकी यहाँ पर मैं आप लोगों को देखिए कंटेंट आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और बहुत अच्छे से हम लोग कवर करेंगे, तो फटाफट आप लोग देख लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पहला पढ़ेंगे क्या, हमने सिलेबस डिस्कस कर लिया था, है ना। तो उसमें हम लोगों ने क्या बोला था कि हम यहाँ पर जियोमॉर्फोलॉजी पहले पढ़ेंगे, है ना, यानी कि भू आकृति विज्ञान की बात हम यहाँ पर करेंगे। तो इसमें जो आता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति, भाई ओरिजिन ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। जैसे अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पर ये जो है कि आपकी पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, भाई यहाँ पर ये बात करेंगे, है ना, कि क्या रहा है कि पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, इसकी हम यहाँ पर बात करेंगे, है ना। चलो फिर यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, अद्वैतवाद संकल्पना की बात करेंगे, है ना। तो अब यहाँ पे उससे पहले थोड़ा सा हम यहाँ पे बात करेंगे कि ये क्या है, जियोग्राफी यानी कि जियोमॉर्फोलॉजी, है ना, भू आकृति। इसको अगर हम 3 पार्ट में तोड़ें तो इससे पता चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखो यानी कि जियो का मतलब क्या होता है, यहाँ पर अगर हम जियो का लिख दें तो जियो का मतलब होता है, एक सेकंड, चलो यहाँ पर अगर हम जियो का मतलब क्या होता है, अर्थ, यानी कि पृथ्वी, स्थल, है ना। और मार्फिया की मतलब क्या होता है यहाँ पर, जरा बताएंगे, फ्रॉम यानी कि रूप। लॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी, अध्ययन, यानी कि किसका अध्ययन, हम पृथ्वी का अध्ययन कर रहे हैं। किसका अध्ययन कर रहे हैं, पृथ्वी का अध्ययन, यानी कि जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत स्थल मंडल के उच्चावच का अध्ययन करना होता है। समझ में आ गई बात। जो हमारा ये स्थल मंडल है, ये जो पार्ट है यहाँ पर आप देख रहे होंगे, है ना, इसका क्या करना होता है, हमें अध्ययन करना होता है। यहाँ पे हम सेकंड बात करें तो निर्माण प्रक्रमों का अध्ययन करना होता है कि कैसे इसका निर्माण हुआ, है ना। स्थल और मानव के अध्ययन, जो मानव के मध्य, स्थल और मानव के मध्य अंतर संबंध का क्या करना होता है, अध्ययन किया जाता है ना इसमें। तो ये आपका कुछ इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा है, एक वैज्ञानिक यात्रा वफन लाप्लास तक 1949 से 1749 से 1796 के बीच में इन्होंने क्या अपनी संकल्पना दी है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे, है ना। चलिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है, पृथ्वी का उच्चावच, यहाँ पर 2 तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जैसे यहाँ पे बात करते हैं, क्या हो जाएगा, पृथ्वी का उच्चावच क्या हो जाएगा, उच्चावच, है ना। तो ये कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की। कौन कौन से, इसमें आ जाएंगे, इसमें जैसे आपका आ जाएगा उच्च, आ जाएगा पर्वत, आ जाएगा, है ना, क्या आ जाएगा, पर्वत आ जाएगा। एक सेकंड, ये क्या हो गया, है ना। यहाँ पर क्या आ जाएगा, पर्वत आ जाएगा, पठार आ जाएगा। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, अवच, यानी कि अगर हम उच्चावच को 2 भागों में तोड़ें तो उच्च का मतलब क्या होता है, पर्वत हो गया, पठार हो गया, है ना। आवच का मतलब क्या होता है, निचला पार्ट, है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, निचला पार्ट। तो यहाँ पर हम क्या, इसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें जैसे हो गई आपकी घाटी हो गई, है ना,
घाटी के बारे में हम पढ़ सकते हैं, नदी के बारे में हम पढ़ सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम किस में पढ़ेंगे? तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसका अध्ययन करेंगे। पृथ्वी की सतह पर विभिन्न प्रकार की क्या है, विषमताएं पाई जाती हैं, और पृथ्वी का उच्चावच क्या यही कहलाता है ना, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न प्रकार की क्या पाई जाती हैं, विषमताएं पाई जाती हैं, है ना। तो और इसका भी यहाँ पर दो भागों में इसको हम बांटेंगे। एक क्या हो जाएगा आपका एक्सटर्नल बल फोर्स हो जाएगा, और दूसरा इंटरनल फोर्स हो जाएगा, यानी कि आंतरिक बल और दूसरा बहिर्जात बल। ठीक है, दो प्रकार के यहाँ पर फोर्सेस मिलते हैं। अंतर्जात बल क्या होता है, यानी कि इंटरनल फोर्सेस क्या होते हैं, इनके बारे में इंडोजेनेटिक फोर्स जो क्या है, अंतर्जातीय बल इंडोजेनेटिक फोर्स है ना। यहाँ पर क्या है, इसका मतलब होता है वह बल जो पृथ्वी के गर्भ से पैदा होता है, जो पृथ्वी के क्या गर्भ से पैदा होता है, उसे क्या कहते हैं, इंडोजेनेटिक फोर्स कहते हैं, यानी अंतर्जातीय बल कहते हैं। ठीक है, जैसे आपका हो गया भूकंप आता है यहाँ पर, है ना। और बहिर्जात बल क्या होता है, वह फोर्सेस कौन क्या होता है, वह फोर्सेस जो बाहर से ऊपर से लगता है, उसे क्या कहते हैं, बहिर्जात बल कहते हैं। जैसे पवने हो गए, है ना, ये आपका देखिए ये हो गया आपका। ठीक है, तो ये आपके कुछ इस तरीके से कवर होने वाले हैं। अब यहाँ पर आपको साथ साथ में PYQs भी लेके चलेंगे, जिससे आप लोगों की चीजें कवर होती जाएं। चलिए फिर हम देखते हैं यहाँ पर हमारा दूसरा पॉइंट क्या कहता है। पृथ्वी की सतह पर उच्चावच को कितने 3 श्रेणियों में बांटा गया है। कितनी श्रेणियों में, इसको जो है 3 श्रेणी में बांटा गया है। कितनी श्रेणी में, 3 श्रेणी में, है ना, उच्चावच को। एक हमारी क्या हो जाएगी, प्रथम श्रेणी, यहाँ पर क्या हो जाएगी, पहली श्रेणी, जिसमें हमारा क्या पाया जाता है, जैसे आपका महाद्वीप हो गया, यहाँ पर महाद्वीप का निर्माण होता है ना, ये हो गया। महासागर का हो गया, यहाँ पर हम इस सब का क्या करेंगे, यहाँ पर अध्ययन करेंगे, है ना। चलिए अब थोड़ा सा हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये देखो आपका, चलो ये तो हमारा थोड़ा सा पार्ट अलग हो जाएगा। ये जो है हमारा अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। फिर यहाँ पर दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा हमारा, एक सेकंड, जो हमारा दूसरा यहाँ पर पार्ट हो जाएगा। पहला हमने क्या पढ़ा, यहाँ पर हम लोग किसका अध्ययन करेंगे, यहाँ पर अध्ययन करेंगे महाद्वीप का, महासागर का। और यहाँ पर हम क्या अध्ययन करने वाले हैं, यहाँ पर दूसरे पॉइंट में हम जो अध्ययन करेंगे, जैसे हमारे पर्वत हो गए, क्या हो गए, पर्वत हो गए, पठार हो गए, इन सब के बारे में हम यहाँ पर, मैदान हो गया, इन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तीसरे पॉइंट में हम क्या अध्ययन करेंगे, तीसरी जो हमारी श्रेणी है उच्चावच की, इसमें हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर बर्फ खान, ये करेंगे, है ना। फिर यहाँ पर सर्प की बात करेंगे, डेल्टा की बात करेंगे, यहाँ पर कि डेल्टा क्या है, इसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। जो हमारा यहाँ पे बहिर्जात बल की शक्तियों से आकृति निर्माण होती है, उनके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, है ना। चलो ये तो आपका कुछ रहा है ना। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो 500 BC पहले हमारे जो 3 लोग आए थे, एक यूनान, मिस्र और ग्रीस में, कौन कौन थे, जैसे ये आए थे, इन्होंने अपनी यात्रा में स्थलों के रूपों का जो भी स्थल आकृति थी, है ना, उसका क्या किया था, विवरण दिया था, है ना। तो यहाँ पर जैसे आपके आए थे, हेरोडोटस आए थे, है ना, स्ट्रैबो आए थे, अरस्तु थे। इन लोगों ने क्या किया था, अपनी अपनी जो भी अपने टाइम पे उन्होंने जो भी देखा, उसके आधार पर उन्होंने उसका वर्णन किया। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से धीरे धीरे भूगोलवेत्ताओं का क्या हुआ, इन्होंने अपना विस्तार, मतलब अपना जो भी सिद्धांत है, संकल्पना है, वो देते अपना
शुरू कर दिया उन्होंने। जैसे 14वीं सदी की अगर हम बात करें, 14वीं सदी से लेकर 17वीं सदी तक जो विचार और भूगोलवेत्ता थे, जो देखा उन्हीं के तथ्यों पर उसे जोड़ दिया, है ना? जो उन्होंने देखा उसी को ही उन्होंने लिख दिया, उसी को ही आधार मानकर उन्होंने उसका वर्णन किया। ये सारी चीजें यहाँ पर हुई। जैसे मान लीजिए कि ज्वालामुखी, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो ज्वालामुखी का उद्गार हुआ तो उसी पर उन्होंने जोर दे दिया कि ज्वालामुखी कैसे हुआ। भूकंप क्या है, इस पर जोर दे दिया, है ना? 18वीं सदी में जेम्स हटन जो थे उन्होंने वो जो क्या थे, एक स्कॉटिश भूगोलवेत्ता थे, है ना? उन्होंने 1788 में एक पुस्तक दी, द थ्योरी ऑफ द अर्थ। इसी पुस्तक में एक रूपतावाद का सिद्धांत दिया इन्होंने, और इसी के अनुसार वर्तमान भूत की कुंजी है, ये भी उन्होंने बोला, है ना? ना तो वर्तमान का पता है और ना ही भूत का अंत है, ना ही तो अंत है ना? तो इस तरीके से यहाँ पर एक जो भी भूगोलवेत्ता आए उन्होंने अपना अपना वर्णन किया, जो भी अपनी अपनी संकल्पना दी। ठीक है, आई होप कि ये थोड़ा सा आप लोगों को अभी कंफ्यूजन होगा, धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो पृथ्वी की उत्पत्ति यानी कि ओरिजिन ऑफ अर्थ जो है, इसके बारे में हम यहाँ पर जानते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 1749 में कास्तेदा वफन ने दिया, है ना? यहाँ पर वफन से ये जो आपके लाप्लास तक है ये दिया था 1949 में, कास्तेदा वफन ने दिया था, है ना? इन्होंने क्या दिया था कि कालांतर में पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में दो मत थे। इन्होंने दो मत दिए, कौन कौन से? जैसे यहाँ पर आपका आ जाता है, एक हमारा आ जाता है द्वैतवाद, अद्वैतवाद, और एक आपका आ जाता है द्वैतवाद, है ना? ये इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया। अब इन्होंने ये दिया कि अद्वैतवाद में भूगोलवेत्ता का मानना था कि पृथ्वी सहित अन्य उपग्रह की उत्पत्ति एक ही तारे से हुई। अद्वैतवाद के सिद्धांत में कई भूगोलवेत्ता ये बोले कि जो पृथ्वी की उत्पत्ति है वो अन्य उपग्रह की उत्पत्ति एक ही तारे से हुई है। जैसे यहाँ पर एक तारा था, रुके बताते हैं, जैसे ये एक तारा था, इसी से ही क्या है, सारे तारों की उत्पत्ति होती है ना? ये इस तरीके से उत्पत्ति हुई। अच्छा, द्वैतवाद में जो है पृथ्वी सहित अन्य ग्रह की जो उत्पत्ति दो या अधिक तारों से हुई है। यहाँ पे कुछ लोगों ने ये बोला है, एक मिनट, क्या हो गया, है ना? यहाँ पर जो बोला है ये देखिए, दो तारों का संयोजन, है ना? ये इन्होंने बोला है। जैसे इसमें देखिए अद्वैतवाद में किसने किसने बोला है कि एक ही तारे से कई की उत्पत्ति हुई है, जैसे कास्तेदा वफन ने बताया है ना? फिर कौन है, इमैनुअल कांट जी ने बताया है, लाप्लास जी ने बताया है कि एक ही तारा सा और उसी से ही क्या हुआ है, सारे ग्रह की उत्पत्ति हुई है। लेकिन यहाँ पर जो है द्वैतवाद में इसमें जो बताया है, सॉरी, इसमें जो लोगों ने बताया है कि दो तारे से अधिक तारे थे, उनसे जो है बहुत सारे ग्रह की उत्पत्ति हुई है या तारे की उत्पत्ति है। जैसे जेम्स जीन्स ने बताया है, चैम्बरलिन ने बताया है, ओटो जो है इन्होंने बताया है ना? अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं जो बहुत फेमस हमारे हैं यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज हम लोग और देख लेते हैं। यहाँ पर जो यहाँ पर है मोनिस्टिक जो है को मानने वाले लोग, है ना? मोनिस्टिक को मानने वाले लोग एक तारे को पृथ्वी की उत्पत्ति का जिम्मेदार कहते हैं, जिम्मेदार मानते हैं कि जो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है वो एक ही तारे से हुई है ना? चलो
अब हम देखते हैं यहाँ पर अपनी अलग थ्योरी की क्या है भाई, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, है ना। चलो देखो, यहाँ पे कास्तेदा वफन जी ने कहा कि एक ये हमारा क्या था, एक घटना, यानी कि एक विशालकाय पुच्छल तारा था, सूर्य से क्या हुआ, टकराया। जब ये सूर्य से टकराया तो यहाँ पर क्या उसका परिणाम निकला कि सूर्य की सतह से धूल और गैस का उत्सर्जन हुआ, है ना। और फिर उसके बाद यहाँ पर वह पदार्थ ठंडा होकर पिंडों में बदल गया। बड़े पिंड ग्रह के रूप में आए और जो छोटे पिंड थे वह उपग्रह के रूप में आए। यानी कि जो लार्ज बॉडी थी, जो यहाँ पर ये जैसे ये आपका क्या है, ये पुच्छल तारा है और ये जो आपका है ये सूर्य है। इन दोनों से ये जो टकराव हो रही है यहाँ पर, इससे क्या हो रहा है, जो तो यहाँ पर क्या हो रहा है, धूल और गैस जो भी थे उसका क्या हुआ, उत्सर्जन हुआ। धीरे धीरे फिर जब हुआ तो यहाँ पर क्या हुआ, वो पदार्थ ठंडा हुआ और जब ठंडा हुआ तो यहाँ पर दो पार्ट में हुए, बड़े पिंड हुए यानी कि लार्ज बॉडी हुई, स्मॉल बॉडीज हुई। यहाँ पर जो बड़ी लार्ज बॉडी थी वो क्या हुई, प्लैनेट में चेंज हुई और जो आपकी छोटी स्मॉल बॉडी थी वो सैटेलाइट में चेंज हुई। ठीक है, ये इनका कहना था। ठीक है, आई होप कि आपके डाउट जो हैं वो क्लियर हो रहे होंगे, है ना। आगे अभी हम और भी देखेंगे। यहाँ पर देख लेते हैं कि इन्होंने क्या बोला है। यहाँ पर इमैनुअल कांट जी ने क्या बताया है कि वायव्य राशि परिकल्पना इन्होंने दी थी 1955 में, सॉरी 1755 में। इन्होंने बताया कि प्रारंभिक अवस्था, प्राचीन काल में अंतरिक्ष में दैव निर्मित आद्य पदार्थ क्या था, बिखरा हुआ था इस तरीके से। और पदार्थ के जो इनके जो गुण थे, अत्यधिक शीतल, कठोर और गतिहीन थे। ठीक है, और उससे क्या हुआ, इसके जो है इस तरीके से देखिए, यहाँ पर शीतलता का उष्मा, यानी कि कांट जी ने बताया कि इस तरीके से बिखरे हुए थे। और जो ग्रेविटी फोर्स थी, है ना, गुरुत्वाकर्षण के कारण ये क्या थे, न्यूटन के नियम के कारण आकर्षण, यानी कि आपस में ये जुड़ते गए। टकराव, यानी कि जब ये कणों का क्या हुआ, आपस में क्या हो गया, घर्षण होता है ना। तो ये क्या हुआ, ये इसमें क्या हुए, परिवर्तन हुए, यानी कि जब ये आपस में टकराए तो ऊर्जा उत्पन्न हुई, है ना। ऊर्जा उत्पन्न हुई तो इससे क्या होती है, इससे जो आपका है, एक मिनट, जो ऊर्जा उत्पन्न हुई, है ना। और फिर उसके बाद ये क्या हुआ, ग्रहों का निर्माण हुआ, है ना, इस तरीके से। ये किसने बताया, कांट जी ने बताया, है ना। आप लोग को एक बार मैं फिर से इस चीज को रिपीट कर देती हूँ ताकि आप लोगों का जो डाउट है वो क्लियर हो सके। चलो यहाँ पर देखिए, 1975 में यह परिकल्पना कांट द्वारा प्रस्तुत किया जाता है ना, जो इन्होंने दिया। जो प्राचीन काल में ब्रह्मांड में क्या था, दैव निर्मित आदि पदार्थ बिखरे हुए थे। इस तरीके से ये क्या हुए थे, बिखरे हुए थे। और कैसा, कोल्ड था, यानी कि पूरा ये ठंडे पड़े हुए थे, है ना। पूरे पदार्थ क्या थे, ठंडे पड़े हुए थे। इस पदार्थ की विशेषता यानी कि शीतल, गतिहीन, ठोस थी। कांट ने यह माना कि आकर्षण शक्ति के कारण इसमें टकराव हुआ। यहाँ पे ये देखो, जो इनका क्या माना, इन्होंने कांट का ये मानना था कि जब ये ठंडा थे तो इसकी वजह से ये अपनी तरफ अट्रैक्ट हुए, है ना। और जब ये अट्रैक्ट हुए तो आपस में क्या हुए, टकराव हुए, है ना। टकराव हुआ और ऊष्मा उत्पन्न हुआ, यानी कि जब वो टकराव होंगे तो क्या होगा, हीट ही तो जनरेट होगी ना। साथ साथ क्या है, घूर्ण गति उत्पन्न हुई, यानी कि ये क्या हुए, आपस में घूर्ण करने लगे, यानी कि क्या कर रहे हैं, रोटेट करने लगे, है ना। रोटेशन इनके अंदर
आई। जब ऊष्मा उत्पन्न हुई तो क्या हो गया, यहाँ पर जो आपका था, है ना, मेटल जो थे वो तप्त निहारिका में क्या हो गए, परिवर्तित हो गए। यहाँ पर परिवर्तित हो गए, जिसमें निहारिका घूर्णन गति हुई, यानी कि निहारिका क्या हुई, घूर्णन गति हुई। ठीक है, यहाँ पे ये देखो, ये तप्त निहारिका है ना, और ये क्या है, मध्य उसका उभरा हुआ भाग है। और यहाँ पर ये देखो, आपको एकदम उसके जो अभी मैं ग्राफ दे रही हूँ इसके तहत आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ताप उत्पत्ति के साथ आकार में वृद्धि होने लगी, जैसे जैसे मतलब वो हीट होने लगा, उसी तरीके से क्या हुआ, उसके आकार में क्या हुई, वो बढ़ता चला गया, बढ़ता उसका आकार जो है निहारिका का वो क्या हुआ, बढ़ता चला गया, है ना। ताप उत्पत्ति के साथ साथ घूर्णन की गति में वृद्धि होने लगी, यानी कि जब वो हीट उसके अंदर ज्यादा थी तो वो क्या हुआ, वो तेजी जो है वो घूम मतलब रोटेशन उसका क्या हुआ, होने लगा, ज्यादा मतलब बढ़ने लगा, है ना। घूर्णन गति में जो वृद्धि होने के कारण निहारिका के मध्य भाग में क्या हुआ, उभार आ गया। जो ये है घूर्णन गति जो हुई, ये निहारिका में के ये आपका क्या है, नेबुला है ना। नेबुला में जो है वो क्या हो गया, एक तरीके से उभार आया, है ना। जो आपकी आगे की तरफ ये देखो, ये आया ना इस तरीके से। ठीक है, फिर यह प्रक्रिया 9 बार दोहराई गई, जिससे 9 ग्रह बने। ये क्या हुआ, 9 ग्रह बने, है ना। और घूर्णन गति इतनी तेज हुई कि की जो पदार्थ इनके छल्ले के रूप में जो है अलग हो गया। अच्छा, यहाँ पर देखिए ये आपका हो गया। ठीक है, इसकी क्रिया में पुनरावृत्ति होती है और 9 छल्ले अलग अलग हुए, जो ठंडा होकर क्या हुए, 9 ग्रह में परिवर्तित हो गए। ठीक है, जिसे हम लोग 9 ग्रह कहते हैं। समझ में आ गया। चलो अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, किसके बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पर ये देखिए, आपका जो है कणों का आपसी टकराव से घूर्णन गति उत्पन्न। ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे किसके बारे में, लाप्लास निहारिका परिकल्पना के बारे में पढ़ेंगे कि इन्होंने क्या दिया है। इन्होंने जो परिकल्पना अपनी दी थी 1996 में दी थी। ठीक है, लाप्लास ने कांट की गलतियों को सुधारा और एक नई परिकल्पना दी। प्रारंभिक अवस्था में ब्रह्मांड में पहले से ही एक विशाल तप्त नेबुला, यानी कि हॉट नेबुला मौजूद था, है ना। यह निहारिका पहले से ही क्या थी, गतिशील थी। ये आपकी पूरी क्या है, ये जो है आपकी निहारिका है ना, नेबुला है। ठीक है, यहाँ पर फिर यहाँ इन्होंने क्या है, इनके 3 दोष जो थे उसको सुधारा, कि घूर्णन गति, ऊष्मा और आकार, इसके बारे में इन्होंने बताया। निहारिका परिकल्पना क्या थी, यानी कि जो अभी मैंने यहाँ पर बताया आपको, है ना। तप्त निहारिका पहले से ही क्या थी, विद्यमान थी। नेबुला पहले से ही गतिशील थी। तप्त निहारिका ठंडी होकर आकार में कमी हुई, उसके आकार में जब ये ठंडी हुई तो उसके आकार में क्या हुआ, कमी हुई, ना कि वो बढ़ी, है ना। निहारिका गतिशील थी, गर्म निहारिका घूमती थी, है ना। तो विकिरण के कारण के द्वारा ऊष्मा का क्या हुआ, क्षय हुआ। ठीक है, यहाँ पर ये देखो, अगर हम यहाँ पे बात करें लाप्लास की प्रक्रिया, ठीक है, ये देखो, जैसे यहाँ पर निहारिका क्या हुई, ठंडी हो गई, और इस तरीके से ठंडी होते होते क्या, ये देखो बड़ी थी, और जब ये ठंडी हुई तो यहाँ पर क्या हुआ, ये छोटे आकार में हुई ना, तो इसके आकार में क्या हुआ, कमी होती चली गई। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, जब निहारिका ठंडी हुई तो आकार में तो इसके कमी हुई, इसके कारण क्या है, घूर्णन गति में वृद्धि हुई,
है ना, क्या हुई, घूर्णन गति में इसके वृद्धि हुई तथा इसके फलस्वरूप निहारिका के मध्य भाग क्या हुआ, उभर आने लगा, यानी कि उभार जो है जो इसके मध्य भाग में था वो आने लगा। और यहाँ पर क्या हुआ, कालांतर में निहारिका का जो मध्य भाग से एक छल्ला अलग हो गया। यहाँ पर इसके मध्य भाग से क्या हुआ था, जो मतलब कालांतर में इसके एक छल्ला क्या हो गया, अलग हो गया, ठीक है। तथा कालांतर में ही इसे एक छल्ले से 9 छल्ले अलग हुए। जो एक छल्ला हुआ, जैसे मान लो कि देखो यहाँ पर एक मिनट, ये आपका निहारिका है, नेबुला है, ये आपका ये तो आपका सूर्य हो गया, ये आपकी नेबुला है ना, छल्ला हुआ। अब धीरे धीरे इसी से ही क्या हुआ, छल्ले उत्पन्न हुए, है ना। और धीरे 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 इसी से ही, क्योंकि ये घूर्णन कर रही है तो इसी से क्या हुआ, छल्ले उत्पन्न हुए, ठीक है। और इसी तरीके से 9 छल्ले अलग हुए, बाद में ठंडे होकर ग्रह में परिवर्तित हो गए ये, ठीक है। यही छल्ले क्या हुए, परिवर्तित हो गए ग्रह में, ठीक है, प्लैनेट में। अब इनकी भी आलोचना हुई। जो तप्त निहारिका कहाँ से आया, ये भी पूछा गया, है ना। और फिर इसके बाद निहारिका से 9 ही छल्ले क्यों अलग हुए, अधिक क्यों नहीं हुए। फिर उसके बाद यहाँ पर आता है कि इस आधार पर इनकी जो है जमकर आलोचना होती है, किसकी, लाप्लास जी की, ठीक है। यहाँ पर ये देखो, ठीक है। अब यहाँ पे हम निष्कर्ष की अगर बात कर लेते हैं, अद्वैतवाद ने यह स्थापित किया कि सूर्य का संबंध एक ही स्रोत है, सूर्य का संबंध एक ही स्रोत है। वफन और कांट और लाप्लास के सिद्धांतों ने ही आधुनिक खगोल विज्ञान की नींव रखी। यद्यपि इन सिद्धांतों में कमियां थी, परंतु ये व्यवस्था की ओर हमारी समझ का पहला कदम था, ठीक है, ये इन्होंने बोला। अब आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसमें और भी हम बेटर तरीके से चीज़ें कोशिश करेंगे करने की, कि मैं और भी अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाऊं। इन केस अगर आपको नहीं समझ में आया है, कोई डाउट है, कोई क्वेरीज है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप लोग बताइएगा। ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाएंगी, आप लोग वहाँ से जाके ज्वाइन करके आप टेलीग्राम चैनल से इस PDF को ले सकते हैं। ये बहुत अच्छी PDF है। अच्छा, इससे पहले मैं एक कोशिश करूँगी कि आप लोगों को GRF अगर क्लियर करना है, उसके लिए मैं NCERT आप लोगों को पढ़ाऊँगी, है ना, क्योंकि आपका बेस क्लियर होना चाहिए। जब आपका बेस क्लियर होगा तब आपको ये चीज़ें और अच्छे से कवर होंगी, ठीक है, समझ में भी आएंगी और कवर भी होंगी। तो मैं कोशिश करूँगी कि जब मेरी अगली वीडियो आए तो वहाँ पे मैं आपको NCERT पढ़ाऊँ, है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, और प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। और अगर कोई भी स्टूडेंट है जिसे PhD को लेकर इशू आता है, कोई डाउट है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज्वाइन कर लें, वहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल से संपर्क कर सकते हैं। प्रॉपर हमारे पास हमारी टीम है आपको गाइड करने के लिए, और मैं भी गाइड कर दूँगी आपको PhD के लिए, तो आप हमें ज्वाइन करना ना भूलें, ठीक है। तो चलिए, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अपनी तैयारी को करते रहिए, साथ में मैं PYQs भी कराऊंगी और पेपर 1 भी दूंगी। ये नहीं कि हमने ज्योग्राफी कर दी तो पेपर 1 भूल जाऊंगी, नहीं भाई, पेपर 1 भी आप लोगों को मैं प्रोवाइड कराऊंगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।